नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कागवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम पार्ट का जो एलएसटी पेपर फर्स्ट है, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने सेकंड पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रखा था। इसमें जो हमारे चैप्टर चल रहा था वो था कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखा था। इसके आगे हम आज जो अगली विधियां हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, उनसे रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना सीखेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट की रचना करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी शामिल की जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वे क्रियाएं शामिल की जाती है जो आपके एसेट साइड से रिलेट करती है, या फिर हम कह सकते हैं जिनसे व्यवसाय संपत्तियों में विनियोजित करता है या फिर किसी दूसरी कंपनी के जो शेयर्स और डिबेंचर है उनमें इन्वेस्ट करता है। इसमें जो हम शामिल करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट्स का जो परचेज होता है वो तो होता है आपका आउटफ्लो, और फिक्स एसेट्स का कुछ जो सेल करते हैं वो आता है आपका इनफ्लो। जैसे ही आप संपत्ति क्रय करेंगे, रोकड़ व्यवसाय से बाहर जाता है इस देश से, ये रोकड़ का आउटफ्लो होता है। फिक्स एसेट्स का यदि आप विक्रय करेंगे तो इससे व्यवसाय में नकद की प्राप्ति होती है। नकद की प्राप्ति होती है तो इनफ्लो होता है। इसके बाद जो आपका आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यदि आपने परचेज किया है तो आपका आउटफ्लो, और इन्वेस्टमेंट यदि आपने बेचा है तो इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में भी कर सकते हैं या फिर अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन इन्वेस्टमेंट से यदि आपको कोई इंटरेस्ट प्राप्त होता है, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये आपका इनफ्लो होगा। इस इन्वेस्टमेंट से यदि आपको किसी प्रकार का डिविडेंड मिला है, ये भी आपका क्या होगा? इनफ्लो। इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है और डिविडेंड प्राप्त हुआ है, दोनों से व्यवसाय में रोकड़ का आगमन होता है, इसलिए इनफ्लो होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो एक्टिविटीज आप शामिल करते हैं, आप फिक्स एसेट शामिल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इससे जो नेट आएगा, अर्थात इनफ्लो एवरेज होकर आउटफ्लो घटा देंगे तो जो आएगा वो आएगा नेट कैश इनफ्लो
या आउटफ्लो। यदि नेगेटिव आता है तो नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की गणना। अब हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। आपको एक कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है उनकी सूचना दी गई है, उनसे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की गणना करनी है। तो जो आपको सूचना दी गई है वो है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50,000, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट ये है 34,000 और जो सूचनाएं दी गई आती थी वो इस प्रकार से है। जो बिजनेस ने जो ओपनिंग जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट का ऑन कॉस्ट 40%, जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 40% उसको विक्रय किया है और ये विक्रय व्यवसाय ने कितने लाभ पे किया है? 5,000 रुपए के लाभ पर, 5,000 के प्रॉफिट पर। 5,000 के प्रॉफिट पर 40% जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है उनका विक्रय किया है। अब आपको कैश फ्लो की गणना करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो सबसे पहले वही प्रीफॉर्मा हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये हो गया। तो जो विक्रय और उनकी जो सूचनाएं दी गई उससे हमें वर्किंग नोट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। इसमें आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। और सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, आपका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस बीडी 50,000 रुपए का, और जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 34,000। अब आप
आपने जो वर्ड्स में जो क्रियाएं की है इसका एडजस्टमेंट करके हमने कितने विनियोग क्रय किए और कितने विनियोग विक्रय किए इसकी सूचना हम इससे निकालेंगे। तो आपको जो सूचना दी गई है उसमें कहा गया है कि जो ओपनिंग बैलेंस है 50,000 उसका 40% 5,000 के लाभ पर बेचा गया है। जो ओपनिंग बैलेंस है 50,000 इसका 40% 5,000 रुपये के लाभ पर बेचा गया है। तो मैं इसका 40% निकालूं तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 20,000 रुपये की कॉस्ट का मैंने जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल किया है और ये सेल मेरी कॉस्ट है, ये इसको 5,000 रुपये लाभ पर बेचूंगा तो ये आ जाएगा क्या विक्रय मूल्य सेल प्राइस और ये आपके क्या है इन्वेस्टमेंट सेलिंग कॉस्ट या फिर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है उसकी कॉस्ट थी। तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो इधर आ जाएगा आपका बाय कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा 25,000 रुपये में। आपने इन्वेस्टमेंट 25,000 में बेचा है तो 5,000 रुपये आपको लाभ हुआ होगा। आपने 20,000 की जो कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की उसको 25,000 में बेच दिया तो आपको 5,000 रुपये का लाभ हो गया। टू P&L अकाउंट प्रॉफिट 5,000 का तो 25 और 34 59 और इधर कितना 59 आएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर है इधर 55 हो रहा है इधर 59 हो रहा है तो जो बैलेंसिंग फिगर है आप कैश या बैंक परचेज में डाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर तो अब मेरे पास सूचनाएं निकल के जो आ रही है वो है कि मैंने 25,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा है और जो 4,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने क्रय किया है। तो इन सूचनाओं के आधार पर मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाऊंगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल या फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले कैश या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में विक्रय किया है 25,000 में और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वो है 4,000। तो नेट इसमें आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड दे नहीं रखा है तो जो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो जाएगा आपका 21,000 रुपये। ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसमें जो है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वर्किंग नोट का है। इसमें कई बार क्या है स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट जो विक्रय है उसको कैश इनफ्लो कर देते हैं और जो परचेज की कैलकुलेशन आप
इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर ही निकाल सकते हैं। तो कोशिश करना इन्वेस्टमेंट अकाउंट निकालकर सूचनाएं जो प्राप्त हो उन्हीं के आधार पर आप आगे बढ़े, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस न के बराबर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। फिर अगला देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल की जाती है? इसमें आप अंश व ऋण पत्रों का क्रय अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन और जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनका शोधन, डिवेंचर्स का शोधन, उन पर दिए गए लाभांश और ब्याज का शोधन। इसी के साथ आप जो ऋण लेते हैं वो ऋण का भुगतान और ऋण पर चुकाया गया ब्याज, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। इसमें जो शामिल किया जाता है वो इश्यू ऑफ शेयर, ये आपका इंक्लूड हो जाता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये भी आपका इंक्लूड। आपने लोन लिया है, ये भी आपका इंक्लूड। यदि आपने लोन का भुगतान कर दिया आउटफ्लो, और आपने प्रेफरेंस जो शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर का आपने रिडम्पशन कर दिया, ये भी आपका आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड, जो लोन लेते हैं उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं, ये भी आपका आउटफ्लो। और डिविडेंड पेड, ये भी आपका आउटफ्लो। रिडेम्पशन केवल प्रेफरेंस शेयर का ही होता है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान नहीं कर सकती, इसलिए प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। अर्थात जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उनमें अंशों का निर्गमन, डिवेंचर्स का निर्गमन, आपने लोन ले लिया, ये तीनों इनफ्लो हो गए, आपने लोन का भुगतान कर दिया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिया, और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये आपके आउटफ्लो होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं।
जो आपको जो सूचनाएं दी गई है उनसे आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों जो एक्टिविटीज है उनसे कैश फ्लो की गणना करनी है। जो सूचनाएं दी गई है वो इस प्रकार से है। फर्नीचर दे रखा है, एट कॉस्ट। फर्नीचर जो दे रखा है एट कॉस्ट दे रखा है और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे रखे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे रखे हैं। जो फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 20,000 और क्लोजिंग 36,000 है। जो डेप्रिसिएशन दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन on furniture ये दे रखा है आपको 6,000 और 9,000। इसके बाद कैपिटल 50,000 75,000 और नॉन 25,000 15,000। ये सूचनाएं आपको दी गई है और इसके अलावा जो आपको कहा गया है कि जो ड्यूरिंग द ईयर है उसमें जो 4,000 की लागत का फर्नीचर 3,000 के लाभ पर बेचा। जो वर्ष के दौरान 4,000 की लागत का जो फर्नीचर है वो 3,000 के प्रॉफिट पर बेचा गया है और जो वर्ष के दौरान या ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज 5,000 ऑन फर्नीचर। का जो ह्रास या डेप्रिसिएशन है वो चार्ज किया गया है। ये सूचनाएं इन सूचनाओं के आधार पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो की गणना करनी है।
तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए फर्नीचर और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने होंगे, क्योंकि इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर आपको पता चलेगा कि कितना फर्नीचर आपने विक्रय किया है, कितना क्रय किया है और उन पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है। तो पहले में वर्किंग नोट में सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट बनाता हूं, इससे पता चल जाएगा कि कितना फर्नीचर क्रय किया है, कितना विक्रय किया है। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपका कौन से साइड में होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है उसका बैलेंस इधर होता है, बाई बैलेंस शीट। जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस था वो 6000 और जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है वो है टू बैलेंस सीडी, वो 6000। जो ओपनिंग बैलेंस है वो 6000 है और क्लोजिंग है 9000। अब आपने जो वर्ष के दौरान डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। टोटल कितना हो गया, 6 + 5 11,000। तो टोटल बैलेंस कितना आएगा, 11,000। तो जो बैलेंस रह गया वो हमने इसमें क्या बताया कि जो फर्नीचर अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट अपन सेपरेटली बनाते हैं, तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा होता जाता है, और जैसे किसी संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो उसमें चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस 6000 और इस वर्ष का जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 5000, टोटल 11000 होते हैं। इसमें से क्लोजिंग बैलेंस 9000 बचता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो रेस्ट अमाउंट है वो हमने फर्नीचर अकाउंट पर जो विक्रय किया है उस पर ट्रांसफर कर दिया होगा। फर्नीचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, अर्थात जो बैलेंस का जो फिगर आ रहा है वो हम ये मानकर चल रहे हैं कि फर्नीचर जो बेचा है
ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। और जो संपत्तियां आपके एसेट साइड में होती हैं उनके जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। तो टू बैलेंस बीडी कितना है 20,000 बाई बैलेंस सीडी ये कितना देगा है 36,000। और जो आपने वर्ष के दौरान जो विक्रय किया है बाय बैंक सेल, जो फर्नीचर का आपने विक्रय किया है वो कितने किया है 4,000 की लागत का 3,000 के प्रॉफिट पर बेचा तो कितना हो गया 7,000 में बेचा हुआ। और इधर आप जो P&L अकाउंट है उस पर ट्रांसफर करेंगे दोनों का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट आप P&L पे चार्ज करेंगे। P&L प्रॉफिट यदि लॉस होता तो इधर चार्ज करता तो प्रॉफिट कितना था 3,000। तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 36 और 7 43,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो विक्रय में माना जाएगा टू बैंक परचेज। 43 माइनस 20 माइनस 3 तो 20,000 का जो मैंने फर्नीचर है वो और क्रय किया है तब जाकर मेरे पास 36,000 का बैलेंस आएगा। इसमें करना क्या है सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपको जो फर्नीचर अकाउंट पर डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो निकालेंगे। वो आप इस पर ट्रांसफर करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए। तो जो 4,000 की लागत का फर्नीचर मेरे पास कितने का बच रहा था उस दिन 2,000 रुपए का। तो 2,000 रुपए का मैंने कितने में बेचा भाई जो 4,000 का जो फर्नीचर था उसकी लागत कितनी बची 4,000 की लागत थी। 4,000 में से 2,000 आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो उसकी लागत कितनी बची 2,000। 2,000 को मैंने 3,000 के प्रॉफिट पर बेचा तो बेचा कितने में 5,000। वो मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री भूल गया था ट्रांसफर करना वो मैंने ट्रांसफर कर दिए इस वजह से यहाँ पे 7 लिख दिया था 7 ना फिर यहाँ पर 5 आएगा। तो जो आपने फर्नीचर सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के बाद में आपने फर्नीचर अकाउंट बनाया। इनसे फर्नीचर अकाउंट बनाने से मेरे को फर्नीचर जो मैंने विक्रय किया और फर्नीचर जो मैंने क्रय किया उनकी सूचनाएं आ गई। इन सूचनाओं के आधार पर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की गणना करूंगा। तो सेल ऑफ फर्नीचर कितने पे बेचा 5,000 में और परचेज ऑफ फर्नीचर कितना 20,000 ये आउटपुट हो गया। तो नेट आउटपुट कितना हो गया नेट कैश outflow from
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यह आ जाएगा 5 और 20 15 का। जो 15 का आउटफ्लो है वो आ जाएगा। अब ये वर्किंग नोट हो गया। अब मैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उससे कैश फ्लो की गणना करूंगा। तो आप यहाँ तक आए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वर्किंग नोट में ताकि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उससे कैश फ्लो की गणना करते हैं। Cash flow from financing activity. तो सबसे पहले कैपिटल दे रखा है। कैपिटल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों में फर्क है। 25,000 की बढ़ोतरी होगी। तो 25,000 की बढ़ोतरी कैसे होगी? आप जब शेयर्स का इशू करेंगे तभी कैपिटल बढ़ेगी। इशू ऑफ शेयर या फिर इशू ऑफ कैपिटल कितने? 25,000। उसके बाद लोन है 25,000 का ओपनिंग था, 15,000 क्लोजिंग रह गया, तो 10,000 मैंने क्या किया होगा? भुगतान कर दिया होगा। तो लोन पे कितना? 10,000 का आउटफ्लो। तो जो नेट हुआ net cash inflow from financing activity $15,000। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज है दोनों से कैश फ्लो की जो गणना की उनमें दोनों में एक में तो कैश आउटफ्लो आ रहा है और एक में कैश इनफ्लो आ रहा है। तो ये हो गए आपके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो की गणना करना। आगे जो आपके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों को मिलाकर हम एक क्वेश्चन या फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, फिर आपका कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।